नमस्कार दोस्तों आज का हमारा ये रहेगा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 4। इससे पहले हमने 3 टेस्ट आपके सामने रख दिए थे। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से एक बार उन सभी को जरूर देखें। दोस्तों आज के टेस्ट में हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों हर एक का क्वेश्चन को आपको आंसर देना है और अंत में बताना है कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और इसी प्रकार के आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। किसने कहा था? गुडेनप ने, फ्राइड ने, पियाजे ने या वॉटसन ने? तो व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह किसने कहा था? गुडेनप ने कहा था। दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। यह कथन है रोस का है, किलपेट्रिक का है, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन का है या वाटसन का है? तो क्वेश्चन 2 को पढ़े ध्यान से। बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य, आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। यह कथन है स्टेंग का है, ब्रूस का है, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन का है या कोलसेनिक का है? शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसने कहा? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जोन्स ने कहा, विलियम जेम्स ने कहा, गिलफोर्ड ने कहा या एरिक्सन ने कहा? तो ये किसने कहा था? जोन्स ने कहा था। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लड़कियों की लंबाई बढ़ती है 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक या 20 वर्ष तक? तो लड़कियों की जो लंबाई है, आयु नहीं है, लंबाई है। तो लड़कियों की जो लंबाई है दोस्तों वो 16 वर्ष तक बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वे संधि काल है शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तरा किशोरावस्था या बाल्यावस्था? तो पूछा क्या है? पूछा है वे संधि काल किसे कहते हैं? पूर्व किशोरावस्था को कहते हैं। दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, संवेगीय स्तर, बहिर्मुखी, मनस्तापी? तो वांछित व्यक्तित्व है वो होता है संवेगीय स्तर व्यक्तित्व। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? छात्र के असामान्य व्यवहार है उनके अध्ययन के लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग सही है? दोस्तों अंतर्दर्शन प्रणाली का, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का, समाज मिति प्रणाली का या विकासात्मक प्रणाली का? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें दोस्तों। क्वेश्चन कहता है आपका कि छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग सही है? तो किस प्रणाली का प्रयोग सही है? व्यक्ति इतिहास प्रणाली का। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी नहीं है? निरीक्षण, भ्रमण, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार? तो निरीक्षण भी है, शारीरिक परीक्षण भी है और साक्षात्कार भी है, लेकिन भ्रमण व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है। जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, कौन सा? विश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, स्व सिद्धांत, व्यक्ति विज्ञान सिद्धांत। तो जुंग ने कौन सा दिया था? विश्लेषणात्मक। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रांसिंग अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1975 में, 1935 में, 1945 में या 1965 में? तो प्रांसिंग जो अंतर्बोध परीक्षण है उसका निर्माण कब हुआ था? 1935 में हुआ था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, स्कूल के गेट के पास से अपने छात्रों को घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? स्कूल के गेट के पास अगर कोई दुकान है, वहां से कोई घटिया भोजन सामग्री मिलती है तो उसको खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, विक्रेताओं को स्कूल के गेट्स के पास से हटवाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को बाहर जाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3, प्रिंसिपल को सूचित करेंगे। और ऑप्शन नंबर 4 है, छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। तो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों की सभा में घोषणा करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, समायोजन दूषित होता है कुंठा से, संघर्ष से या उपयोग दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि जो समायोजन है वो दूषित होता है, कुंठा से भी होता है और संघर्ष से भी होता है। उपरोक्त दोनों आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और दिवास्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है नियंत्रण से, तर्क से, कल्पनाशीलता से, इनमें से कोई नहीं। तो दिवास्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है, क्यों रहता है? कल्पनाशीलता से। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है असफलता, सफलता, शारीरिक अस्वस्थता, आक्रमण, सामाजिक असामान्यता। तो क्वेश्चन क्या है आपका? दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है, क्या है? असफलता और सफलता। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता, पीढ़ियों का अंतर, निराशा, समायोजन का अभाव। किशोरों के अंदर द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। स्कूल से भागने वाला बालक है, उसके अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सर्वेक्षण विधि है, प्रश्नावली विधि है, केस स्टडी है या प्रयोगात्मक विधि है? तो कौन सी होती है दोस्तों स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि वो होती है केस स्टडी। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है। यह जिस बात का उदाहरण है वह है औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण, दोष युक्ति या पहचान। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। पहले, परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है। यह जिस बात का उदाहरण है वो बात है, तो यह किस बात का है? प्रक्षेपण का। ऑप्शन नंबर 2 है आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या है? पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है दोस्तों यहां पर पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन की। तो पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर पहले ध्वनि की आवाज दी गई और फिर भोजन प्रस्तुत किया गया था।
ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य घटक है उद्दीपक, लक्ष्य, बाधाएं या अभिप्रेरणा। तो दोस्तों अधिगम का जो मुख्य घटक होता है वो होता है अभिप्रेरणा। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा सही रहेगा। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी 10 क्वेश्चन और शेष है, लेकिन 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन कमेंट करके बताएं, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अधिगम तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अधिगम है उसके अंदर क्या लगता है, समय लगता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 22 नंबर, अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है, किसकी होती है, आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की या अनुक्रिया की। तो अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है वो होती है आत्मीकरण की। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है आनंद प्राप्त करना, समय व्यतीत करना, भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पूछा क्या है कि जो अधिगम है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है या मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या होगा। ध्यान से समझे क्वेश्चन को। यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही, आगे से यहां पे कुछ मिस्टेक है तो इसको हटा दो, तो वह शीघ्र ही क्या होगा, स्मृति में धारण हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा या स्थायी हो जाएगा। यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, भूल जाओगे उसको। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है। केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अब कुछ औचित्य नहीं रहा गया है, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है वो लागू कर दिया गया है, तो इसको हटा दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह हो सकता है कि जब निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है वो लागू किया गया था, उस समय किस राज्य में लागू नहीं किया गया था, तो उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है, तो इसका अर्थ है राम अध्यापन की योग्यता रखता है, राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है, राम अध्यापन में उच्च रुचि रखता है, राम अध्यापन को नापसंद करता है। तो दोस्तों कोई व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है, तो इसका अर्थ क्या है, राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता में निर्धारित नहीं होता। निम्न में से कौन सा है जो आनुवंशिकता में निर्धारित नहीं होता है। अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि या व्यक्तित्व। आनुवंशिकता में निर्धारित, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता में निर्धारित नहीं होता है, अभिवृत्ति। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्न में से
कौन सी में ज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, मिलजुल कर रहना, चिंतन या फिर दौड़ना। तो पूछा क्या है, किसमें ज्ञानात्मक क्रिया है? तो किसमें है ज्ञानात्मक क्रिया? चिंतन में। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों आज के हमारे इस टेस्ट के अंतिम क्वेश्चन की ओर। विचारों, भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं कहलाता है। विचारों, भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का संयुक्त यानी तीनों को मिलाकर जो कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में रखते हैं वो कहलाता है शरीर प्रतिमा, स्व ज्ञान, स्व प्रत्यय या शरीर ज्ञान। तो सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा स्व प्रत्यय। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 के अंदर हमने देखे 30 प्रश्न। अब बताइए जल्दी से आपके 30 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन है वो सही हुए। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी साथियों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथी इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। हर एक साथी इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें।